Prime Minister downwards, everybody is talking about doubling the farmers' income. तो ये obviously it's a national priority. So you can only improve something if you measure it. Correct. So इस point of view से मैं कहती हूँ कि अब मैं जिस एरिया में काम कर रही हूँ, एक छोटे एरिया में काम कर रही हूँ एग्रीकल्चर के, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन ये है इसमें कि आप पहले समझिए तो कि फार्मर की इनकम है कितनी, और जब आप वो समझेंगे तो फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि इसको बढ़ाना कैसे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। दिल से किसान इस सीरीज़ में हम बात करते हैं उन लोगों से जिनके दिल में किसान है। इनका काम चाहे जो भी हो, पर उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन किसानों से होता है। ये स्टार्टअप किसानों के हित में काम करते हैं और अपने काम के माध्यम से किसानों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज़ में आज हम पहुंचे हैं RMSI क्रॉपलिटिक्स के ऑफ़िस, और यहाँ हम बात करेंगे इस कंपनी की को-फाउंडर और CEO रोली जिंदल से। तो इस वक्त हम RMSI क्रॉपलिटिक्स के ऑफ़िस में हैं। इस कंपनी की को-फाउंडर और CEO रोली हमारे साथ हैं। वेलकम रोली जी। हाय, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। मैं कहूँगी हम तो किसान तक की आवाज़ हैं, किसानों की आवाज़ हैं। हमारा कनेक्शन तो सीधा किसानों से है, लेकिन RMSI क्रॉपलिटिक्स उसका भी कनेक्शन किसानों से ही है। डायरेक्टली भले ही ना हो, पर इनडायरेक्टली वो काम वही कर रही है जिससे फाइनली किसानों को फ़ायदा होगा। मैं पढ़ रही थी आपकी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बड़े हाईली टेक्निकल वर्ड्स हैं। कई बार कॉमन लोग तो इनको समझ भी नहीं पाते, लेकिन आपकी कंपनी इन हाईली टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ कर रही है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, जिससे ओवरऑल किसानों को फ़ायदा पहुँचे, उनके लिए कुछ अच्छा हो, उनकी लाइफ में बेटरमेंट आए। तो मैं सिंपल शब्दों में समझना चाहूँगी, टेक्निकली नहीं, कि RMSI क्रॉपलिटिक्स क्या काम करती है, क्या इसके की प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इससे किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। ऐसा है कि किसी भी देश में जो एग्रीकल्चर होता है जी। बहुत ही मतलब फंडामेंटल सेक्टर है जी। राइट, और उस सेक्टर का कितना प्रोडक्शन है ये एस्टिमेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। राइट। हमारे 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और कोई भी जो डिसीजन मेकर है, जो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सीड कंपनीज़ हो, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हो, पेस्टिसाइड कंपनीज़ हो, या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसको ख़रीदने वाले हों, चाहे हम कंज्यूमर्स ही हों जो टमाटर ख़रीदते हैं या चावल ख़रीदते हैं, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं डिसीजन, हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है पर्टिकुलरली अच्छे डेटा का बड़ा रोल होता है। जैसे अग्रीड। आप एज अ कंज्यूमर भी, आप अगर कहीं आपको कुछ ख़रीदना है तो आप ये तो पता लगाना चाहोगे ना कि ये चीज़ कहाँ पे अच्छी मिल रही है और कहाँ पे सस्ती मिल रही है। इन द सेम वे कंपनीज़ भी ये पता लगाने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं कि मान लीजिए मैं एक कंपनी में हूँ जिसमें हम कीटनाशक बना रहे हैं जो कि मक्का में जाता है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये पता लगाना कि मक्का की फसल इस सीज़न में कहाँ कहाँ खड़ी है जी। राइट। और जितने हाई रेजोल्यूशन पर, हाई रेजोल्यूशन से मतलब कि जितने मतलब मुझे आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दे सकते हैं, लेकिन बेटर होगा अगर आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे गांव के लेवल पे दे दें, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा, मैं अपने लोगों को ज़्यादा कायदे से बता पाऊँगी कि आप ये 100 गाँव हैं, इसमें आप चले जाइए, है ना। यहाँ पूरा आपको अच्छे से डिटेल पता चल जाएगी, एग्जैक्ट डेटा पता रहेगा, तो आपकी हर चीज़ की प्लानिंग बहुत बेटर हो जाएगी और खर्चा भी बचता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है एक फील्ड फोर्स को मेंटेन करना। 6.5 लाख गांव है इंडिया में, कोई भी कंपनी हर गांव में अपने लोग नहीं भेज सकती, तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कैसे हेल्प करती है। तो बहुत बड़ा हमारा देश है, तो अब जब आप सैटेलाइट इमेज से
इस देश की पूरी इमेज देखते हैं, है ना, तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स की आपके पास इमेज आ जाती है। अगर आप इंसानों को बिठाएंगे कि अब आप एक एक फ़ोटो, एक एक टाइल देखो नहीं। और आप बताओ कि ये खेत किस फसल का है, ये खेत किस फसल का है, तो सालों चले जाएंगे। मैम पॉसिबल ही नहीं होगा। Possible नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मशीन को सिखाते हैं। तो हम मशीन को ये सिखाते हैं कि आप ये फ़ोटो देखो, जो सैटेलाइट से फ़ोटोज़ आती हैं, इमेजेस आती हैं, हम मशीन को सिखाते हैं कि आपने इस फ़ोटो को देख के आपने पहचानना है कि ये धान का खेत है, ये मक्के का खेत है, ये सोयाबीन का खेत है, ये कॉटन का खेत है। तो वी ट्रेन द मशीन, सो दिस इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। ओके, राइट। तो जब आप मशीन को सिखाते हो तो उसके बाद यू कैन फीड मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी, और फिर मशीन अपने आप वो मैप्स बना के आपके सामने रखती है। राइट नाउ ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, क्योंकि मशीन को भी सीखने में कई बार सालों लगते हैं। तो हम ये काम कई सालों से कर रहे हैं। तो मशीन को ट्रेन करने के लिए पहले हमें डेटा चाहिए होता है। तो हम कैसे मशीन को सिखाते हैं, हम ऑलरेडी लोगों को खेतों में भेजते हैं और एग्जैक्ट उस खेत की लोकेशन उठाते हैं और बताते हैं कि इस लोकेशन पर, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एकदम एग्जैक्ट बताते हैं कि इस लोकेशन पर ये फसल है। ऐसे हज़ार डेटा पॉइंट्स हम इकट्ठा करते हैं और हम मशीन को सिखाते हैं। उसके बेसिस पर फिर मशीन जो पॉइंट्स हमने उसको नहीं सिखाए हैं, उन पॉइंट्स पे मशीन प्रेडिक्शन करती है। फिर हम उस प्रेडिक्शन को देखते हैं कितना सही है, गलत है, फिर मशीन को दोबारा सिखाते हैं। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि दिस इज़ हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। सो यू ट्रेन द मशीन टू लुक एट अ सैटेलाइट इमेज एंड स्टार्ट टू रिकग्नाइज क्रॉप्स। तो इसके बेसिस पे फिर क्रॉप क्लासिफिकेशन होता है उस इमेज का। आ गया मैम, आपने काफ़ी सिंपली बताया। मैं समझ रही हूँ कि मशीन लर्निंग क्या है। जो लोग आईटी फील्ड में हैं वो तो इवन एडवांस लेवल पे आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सीख रहे हैं। तो उसका यूज़ जो आप पूरा फार्मिंग के लिए कर रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कर रही हैं, और आपका इतना अच्छा स्टार्टअप है, एग्रीटेक स्टार्टअप है, RMSI क्रॉपलिटिक्स। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, ये पूरा आइडिया कहाँ से आया? आप IIM अहमदाबाद की एलुमनी हैं और कॉर्पोरेट जॉब्स में भी रही हैं। आपके पास तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस थे करियर के लिए, बट समहाउ यू नो आपने ऐसे फील्ड को चुना, ऐसे करियर को चुना जो किसानों से कनेक्टेड है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि RMSI क्रॉपलिटिक्स शुरू करते हैं और पूरे इंडिया की मैपिंग शुरू करते हैं फार्मिंग की? सो येस, इट्स ट्रू, आई हैव हैड अ लॉन्ग कॉर्पोरेट करियर, लेकिन एक स्टेज ऐसे आई जब मैं अपने आप से कुछ करना चाह रही थी, मोस्टली बिकॉज आई वांटेड मोर कंट्रोल ओवर माय ओन टाइम। एंड सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है विद अ ग्रोइंग चाइल्ड, एंड इतना मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, एक स्टेज आती है। तो आई वांटेड अ लिटिल बिट मोर ऑटोनॉमी ओवर माय टाइम, और मैं देख रही थी कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस वक़्त क्या हुआ था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई थी। अब इस स्कीम में क्या हुआ, जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो ऑलमोस्ट 1 साल के 2 साल के अंदर इस एरिया में एकदम से एक्सप्लोजन आई। मतलब 4-5 गुना प्रीमियम्स, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, फसल बीमा की जो अमाउंट होती है, वो एकदम 4-5 गुना मल्टीप्लाई हो गई। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो फाइनेंस होता है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एकदम से इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत सारा पैसा एग्रीकल्चर में आया। तो अभी तक तो एग्रीकल्चर एक काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड डेटा के साथ ही चल रहा था, राइट। थे बड़े बड़े कंपनीज भी थे जो उसी डेटा के साथ स्ट्रगल करते थे, बट
अब क्या हुआ कि बहुत वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट 40,000 crores, 50,000 crores, वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज सम्स ऑफ मनी. और अब इन कंपनीज को क्लेम्स पे करने हैं एक डिक्लेयर्ड यील्ड के बेसिस पे, और वो यील्ड सरकार डिक्लेयर कर रही है. और ये कंपनीज बोल रहे हैं कि हमें बेटर डेटा चाहिए. अपनी प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए हमें बेटर डेटा चाहिए, बिकॉज हम उसी के बेसिस पे प्रीमियम्स कोट करते हैं. तो हमें एकदम से बहुत सडनली स्ट्रॉन्ग डिमांड आई फॉर बेटर डेटा. तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में. तो उसके बाद 2-3 सालों में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड निकल के आई इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, और फिर देयरफॉर सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था कि आप हमें अच्छा डेटा दीजिए. तो उस वक़्त ये अपॉर्चुनिटी हमें समझ में आई कि हम इसको इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं. RMSI एज अ कंपनी ये इट्स अ पायनियर इन रिमोट सेंसिंग. ये लोग बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं. सो दे फंडेड दिस अपॉर्चुनिटी एंड इनके मदद से हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया. और दैट्स हाउ वी आर हियर. बहुत अच्छा आइडिया आपने पिक किया. और कहते हैं ना, आपने जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई तो यस, वो बड़े लेवल पे शुरू हुई थी, बहुत उसकी चर्चा हुई थी, पर शायद इसी को शार्प बिजनेस माइंड भी कहते हैं. क्या आपने उस पूरी सिचुएशन में एक बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखी, और हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि फाइनली जो आप पूरा मैपिंग का, डेटा का, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से जितना डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब उसका फ़ायदा उठाते हैं. लेकिन एंड में अगर खेती में सब कुछ अनसर्टेन नहीं रहेगा, अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा, तो फार्मर्स को ही फ़ायदा होगा. मैं पढ़ रही थी कि आपने एक बहुत अच्छा क्रॉप मैप डिज़ाइन किया है. हम अपस्टेयर्स चलते हैं और एक बार उस मैप को भी हम समझेंगे. वो बहुत ही एडवांस लेवल का मैप है जो पूरे कंट्री में सिर्फ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वाइज नहीं, गांव के एक एक खेत में क्या फसल हो रही है, क्या उस फसल का स्टेटस है, वो सारा डेटा प्रोवाइड कराएगा. तो फाइनली हम ऑफिस में हैं. RMSI ने एक बहुत एडवांस लेवल का मैप डिज़ाइन किया है जिसको क्रॉप मैप नाम दिया है. क्रॉप मैप कोई जनरल मैप नहीं है, ये बहुत एडवांस लेवल का मैप है जो पूरे गांव के स्तर पर जो खेती हो रही है, जो फसलें उगाई जा रही हैं, उनकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है. ये मैप कैसे काम करता है ये बताने के लिए हमारे साथ रोली मैम है. रोली मैम, अगेन वेलकम. लेट्स स्टार्ट द मैप. एंड हमारे साथ मिस्टर रोहित हैं, ये प्रोडक्ट मैनेजर हैं. ही विल बी एक्सप्लेनिंग द मैप. तो एक बार स्टार्ट करें सर. श्योर. तो जैसे आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है. जी मैम. इंडिया में तकरीबन 180 मिलियन हेक्टेयर्स का फार्मलैंड है. ओके. तो हमने पहले 180 मिलियन फार्मलैंड को मैप कर लिया है. मतलब मैप पे वो फार्मलैंड कहाँ है, ये फुली प्लॉटेड है. फिर हर क्रॉप सीजन में जो बड़े बड़े क्रॉप्स होते हैं, जैसे पैडी या रबी में वीट होता है या मस्टर्ड होता है, तो हम इन क्रॉप्स को सैटेलाइट इमेज से देख के क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करके वो कहाँ पर खड़े हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन में उन क्रॉप्स को फार्मलैंड के ऊपर प्लॉट किया जाता है. जैसे अब आप देखेंगे, रोहित आपको दिखाएंगे कि इंडिया में खरीफ सीज़न में जो पिछला खरीफ गया 2022 का, उसमें पैडी कहाँ कहाँ उगा. तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि धान की फसल इंडिया में इन जगहों पे पिछले साल खड़ी थी. और ये मैप अभी तो हम आपको इसको पूरा इंडिया लेवल पे दिखा रहे हैं, पर जब हम इसको जूम करें तो हम जूम करते करते एक एक स्टेट से एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक तहसील, और एक एक तहसील से एक एक गांव में, और यहाँ तक कि हम खेत पे भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी फसल खड़ी है. इंडिया के 6.5 लाख गांव, उनकी बाउंड्री जब हम इसके ऊपर लगाते हैं तो हर गांव में धान की कितनी एकड़ फसल है
ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस लेवल का इसका मतलब ये मैप है एक्चुअली, क्योंकि आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वो जो पूरा ग्रीन पार्ट है हम देख सकते हैं कि पिछले साल धान की किस लेवल पे कहाँ खेती हुई, और कई बार तो हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत बड़े लेवल का होता है कि ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या स्टेट वाइज है। लेकिन जो पूरा आप के मैप के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे या जिनके पास ये डेटा है उनको तो ये भी पता चल जाएगा कि टू बी वेरी स्पेसिफिक कहाँ क्या स्टेटस है किसी भी क्रॉप का, नॉट जस्ट धान, गेहूं है, सरसों है, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें। ये आप देखिए गेहूं, पिछले साल गेहूं रबी में कहाँ, अभी जो 23 अप्रैल में जो फसल कटी है तो ये आपको दिखा रहे, देखिए गेहूं ऐसे, ये इंडिया में गेहूं कहाँ कहाँ लगा था ये आप देख सकते हैं। तो ये गेहूं की फसल का मैप है, और इसको आप जाके स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, विलेज लेवल पे गेहूं का एकरेज इससे मालूम कर सकते हैं। उसी तरह से इसको हटा के रोहित आप सरसों दिखाएं। ये देखिए ये सरसों की फसल है। तो दिस इज़ वेयर द मस्टर्ड क्रॉप इज स्टैंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले खरीफ का आपको दिखाती हूँ, 2022 खरीफ का सोयाबीन का दिखाइए क्रॉप मैप। ये देखिए ये सोयाबीन यहाँ पे होता है। तो ये सोयाबीन का एकरेज मैप्ड है। इसी तरह से हम आपको पिछले खरीफ का कॉटन दिखा सकते हैं। तो हम इसी तरह से कोशिश करते हैं कि हम हर साल हर क्रॉप सीज़न में कुछ ना कुछ क्रॉप्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम ऑब्वियसली जो सबसे बड़े क्रॉप्स होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं, और उसके बाद हम हर साल हर सीज़न में नए नए क्रॉप्स ऐड करेंगे। तो इससे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स का क्रॉप मैप लोगों को दे पाएँ, कंपनीज़ को या सरकारों को दे पाएँ, जिससे कि वो सब अपने सही डिसीजन ले सकें कि हमें कहाँ पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीड कंपनी है तो उसको पता होना चाहिए कि हम देखिए कोई भी कंपनी 6.5 लाख गांव में तो जा नहीं सकती या अपने लोगों को उनको वहाँ भेज नहीं सकती। तो अगर उनको ये पता चल जाए कि आप ये 50,000 गाँव में जाइए या आप ये 10,000 गाँव में जाइए, तो उनके लिए अपनी ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को भेजना बहुत कॉस्टली होता है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू सेंड पीपल। ऑल्सो क्या होता है, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर बड़ा फिक्स्ड, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। इट्स अ फिक्स टाइम एक्टिविटी, और एक बार अगर पेस्ट आउटब्रेक हो गई तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। तो एक पेस्टिसाइड कंपनी मान लीजिए अगर है, क्रॉप प्रोटेक्शन का काम कर रही है, तो जब पेस्ट आउटब्रेक होने वाला है तब उनका स्टॉक वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, राइट। सो इन सब से उनको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन से गांव हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें मान लीजिए 1000 गांव हैं। अब हमने उन्हें अगर बता दिया, तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो मस्टर्ड के लिए एक पेस्टिसाइड बना रही है, ठीक है। अब उसको ये अगर हम बता दें कि एक डिस्ट्रिक्ट के 1000 गांव में से ये 300 गांव ऐसे हैं जहां सरसों की एकरेज ज़्यादा है, आप उसमें फोकस करिए, तो उनके लिए ये बहुत पैसे की भी बचत है, समय की भी बचत है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इस पूरे टूल के साथ हमने इसके क्रॉप मैप के ऊपर हमने तरह तरह के एनालिटिकल टूल्स लगा दिए हैं। तो इससे कंपनीज प्रायोरिटाइज कर सकती हैं कि हमें ऐसे गांव में जाना है जहां बारिश कम हुई है, या हमें ऐसे गांव में जाना है जहां इस फसल की एकरेज ज़्यादा है, या हमें ऐसे गांव में जाना है जहां अगले 1 हफ्ते में बारिश नहीं होने वाली है। अलग अलग पैरामीटर्स पे वो प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं और अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने क्रॉप मैप बनाया है। तो मैम मैप तो हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा मैप है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि फाइनली कुछ इतना कॉन्क्रीट डेटा हमारे पास होगा जिससे एग्रीकल्चर फील्ड को पूरा ओवरऑल फ़ायदा होगा। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, बीइंग अ लेडी, फार्मिंग फील्ड में महिलाएं काम ज़्यादा करती हैं, क्रेडिट उनको कम मिलता है। आप खुद एक लेडी हैं, सक्सेसफुल लेडी हैं, लेकिन आप क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं, क्या उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके हर्डल्स कहाँ हैं और क्या सोल्यूशन उनके लिए हो सकता है? देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो
काफ़ी ब्रॉड भी हो सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपने शायद इनहेरिटेंस की भी बात कर ली है। मतलब सोसाइटी में जो विमेन का स्टेटस है वो तो इट्स अ मच लार्जर प्रॉब्लम। तो मैं उधर उतने बड़े उसमें नहीं आंसर करती। मैं बहुत एक स्पेसिफिकली फार्मिंग में बताती हूँ। पीछे एक रिपोर्ट आई थी दैट अबाउट 70% ऑफ द फार्म लेबर इज़ विमेन। और ये हमें पता भी है बिकॉज हम देखते हैं कि माइग्रेंट लेबर तो आदमी शहर आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए फॉर एग्जांपल, और फैमिलीज़ पीछे छूट जाते हैं और फैमिलीज़ में मतलब लेडीज़ ही ज़्यादा खेतों पे काम करते हैं। तो दिस इज़ नाउ अ नोन फैक्ट और काफ़ी स्टडीज़ है जो इसको कैप्चर कर रही है। दिस रियलिटी हैज़ टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द डिसीजन मेकिंग, और इट हैज़ टू ऑल्सो स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग कि हम किस तरह के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक इंश्योरेंस स्कीम बना रहे हैं, अगर आप उसको आप सिंपल इंश्योरेंस स्कीम बनाएं जो कि अगर आप एक फार्मर के लिए एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं। डिजिटल एक्सेस का बहुत बड़ा इशू है लेडीज़ के लिए, थोड़ा हेजिटेट करते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करने के लिए या किसी ऐप को समझने के लिए, या आप एडवाइजरी भेज रहे हैं तो लिखित के बजाय अगर आप ऑडियो एडवाइजरी भेज दें, लोकल लैंग्वेज में एडवाइजरी भेज दें ताकि वो सुन के उनको एडवाइजरी समझ में आ जाए कि 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, आज खाद मत डालिए, है ना। अगर आप मतलब जो डिजिटल इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं तो उस डिजिटल इंक्लूजन में हमें स्पेशली थोड़ा सा ये वील हैव टू बी मोर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि महिलाएं बहुत किसान हैं और उनको दिमाग में रख के हमें अपने प्रोग्राम्स, अपने इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन को डिज़ाइन करना पड़ेगा। मैम ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही है, और इवन ये आइडिया तो इन जनरल भी फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जो आपने बात कही कि हम जो डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं उसको एक जेनरिक वे में ना डिज़ाइन करके इस तरह से सोचा जाए कि फार्मर्स हैं, अब वो ऐप नहीं चला सकते, स्मार्टफोन नहीं चला सकते, लेकिन येस वो ऑडियो सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास पहुंचेगी तो डेफिनेटली वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 70% से ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम पुराने तरीके से खेती करते हैं। खेती में काफ़ी चैलेंजेस हैं, मतलब फैक्टर्स बहुत सारे हैं। पर आपको क्या लगता है कैसे किसानों की जो लाइफ है उसको अपग्रेड किया जा सकता है? क्या काम हो सकता है उनके बेटरमेंट के लिए? क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका प्रोडक्ट है तो किसान के लिए। देखिए ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है कंट्री के लिए भी, एंड यू नो प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो ये ऑब्वियसली इट्स अ नेशनल प्रायोरिटी। एक सोल्यूशन नहीं है, ऑब्वियसली आपको इसको मल्टीपल लेवल्स पे एड्रेस करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, इरिगेशन से लेके, एक्सेस टू फाइनेंस, चेंजिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स, बहुत सारे मतलब एक सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकती हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को मेजर नहीं करेंगे तब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। करेक्ट। तो फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए पहले फार्मर की इनकम है कितनी ये इसका भी डेटा होना चाहिए फिर पूरा, ये पता करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो यू कैन ओनली इम्प्रूव समथिंग इफ़ यू मेजर इट। करेक्ट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहती हूँ कि अब मैं जिस एरिया में काम कर रही हूँ, एक छोटे एरिया में काम कर रही हूँ एग्रीकल्चर के, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन ये है इसमें कि आप पहले समझिए तो कि फार्मर की इनकम है कितनी, और जब आप वो समझेंगे तो फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे कि इसको बढ़ाना कैसे है। उसके लिए एक दूसरी बात भी कही जाती है ना, बीमारी को अगर आपको ठीक करना है तो पहले बीमारी को समझना पड़ेगा। तो सेम वे आपकी बात है मैम कि पहले समझिए कि फार्मर एक्चुअली कमाते कितना है, उनकी इनकम है कितनी, इसके लिए भी एक डेटा चाहिए।
तो होपिंग कि RMSI क्रॉपलिटिक्स अगली बार कुछ ऐसे डेटा पे भी काम करेगा जिसमें फार्मर्स कितना हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं सो हम क्रॉप एकरेज मैपिंग के साथ साथ हम यील्ड एस्टिमेशन पे भी काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल यील्ड एस्टिमेशन पे काम कर रहे हैं, जिससे हम विलेज बाय विलेज क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेट कर पाते हैं। और अगर आप उसको एकरेज से डिवाइड करें और हमें पता होता है कि वहाँ पर फॉर एग्जांपल मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना चल रहा है या मंडी में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, तो हम एक बहुत अच्छा एस्टिमेट कर पाते हैं कि उस गांव के किसानों ने इस साल अच्छा कमाया या नहीं कमाया, तो हम ये एस्टिमेट सब कर पाते हैं। तो आपने जो प्रॉब्लम बताई कहीं ना कहीं आप उसके सोल्यूशन पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच रोली जी, आपने टाइम निकाला, हमसे बात की और काफ़ी अच्छा लगा। दिल से किसान में हम उन्हीं लोगों की स्टोरी शोकेस करते हैं जिनके दिल में किसान है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने काम से किसानों से कनेक्टेड हैं। वो जो काम करते हैं उससे किसानों का भला हो और उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आए। अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच टॉकिंग विद अस। थैंक यू सो मच। तो दिल से किसान सीरीज़ में आज हमने बात की रोली जिंदल से। रोली जिंदल RMSI क्रॉपलिटिक्स की को फाउंडर हैं। ये कंपनी एक एग्रीटेक स्टार्टअप है और किसानों के हित में काम करती है, इनडायरेक्टली काम करती है, लेकिन इनका जो पूरा मैप है, जो इनकी सैटेलाइट इमेज हैं और रिमोट सेंसिंग है, उनके द्वारा जो ये डेटा पूरा इकट्ठा करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसानों को भी फ़ायदा पहुँचाता है। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टार्टअप के साथ, उसकी एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए किसान तक। You know, Prime Minister downwards, everybody is talking about doubling the farmers' income. तो ये obviously it's a national priority. So you can only improve something if you measure it. Correct. So इस point of view से मैं कहती हूँ कि अब मैं जिस एरिया में काम कर रही हूँ, एक छोटे एरिया में काम कर रही हूँ एग्रीकल्चर के, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन ये है इसमें कि आप पहले समझिए तो कि फार्मर की इनकम है कितनी, और जब आप वो समझेंगे तो फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि इसको बढ़ाना कैसे है।